नमो हरिहंसाणं नमो सिद्धाणं नमो आयुर्वेदं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहुरं मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलहरी। तत्व सूत्र में कल हमने पर्याय के स्वरूप के बारे में चर्चा की थी, बराबर ना। और पर्याय के स्वरूप में एक चीज जो हमने विचार की थी कि पर्याय के बहुत सारे नाम और काम होते हैं, और उनका नाम और काम को इस रूप में हमने समझा था कि उत्पाद व्यय जिसमें हो वो पर्याय होती, बराबर ना। और उत्पाद व्यय होना, इसको थोड़ा इस रूप में विचारने वाली बात है कि उत्पाद व्यय जहां हो रहा है वो मैं नहीं। क्या बोला? क्या बोला? ये बात ख्याल में आई? उत्पाद व्यय जहां हो रहे हैं वो मैं नहीं हूं। तो उत्पाद व्यय कहाँ हो रहा है? बोले पर्याय में हो रहे। और पर्याय है सो कौन? मैं नहीं। बात ख्याल में आ रही कि नहीं आ रही? फिर इसी के साथ में अपन ने एक विशेष अर्थ किया था। किसका? विशेष का। किया था कि नहीं किया था? विशेष का विशेष अर्थ किया था। और विशेष का विशेष अर्थ करते समय हमने ये किया था अर्थ कि विशेष मतलब होता है विकार। जो सामान्य नहीं हो वो विशेष, बराबर। और जो सामान्य नहीं हो वो विशेष। इस एंगल से अनंत भगवान, सिद्ध भगवान, आचार्य साधु भगवान, जो कुछ भी हो रहा है वो सब किसके पर्याय से सहित जो भी है वो विकार, और उस विकार से सहित जो भी है सो विकारी। ये सब बातें क्लियर हो गई थी ना? सबको ख्याल में आ रहा है ना ये सब बातें? अब अपने को आज जिस आगे के विषय पर चर्चा करनी है, एक और अंतिम शब्द इसमें था पर्याय के बारे में जो विचारणीय है, क्रमवर्ती पर्याय। चलो जरा पूछ लेते हैं, क्रमवर्ती पर्याय मतलब क्या होगा? बताइए, क्रमवर्ती पर्याय मतलब क्या है? सहवर्ती और क्रमवर्ती है, बताइए। क्रमवर्ती मतलब एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक। तो हमने पर्यायों के दो भेद किए थे ना। एक तो वो पर्याय कि जो अनेक अनेक गुणों की एक साथ होती है ना। और एक वो पर्याय जो एक गुण की एक के बाद एक के बाद एक होती है। तो जो एक के बाद एक होना उसे हम क्रमवर्ती पर्याय कहते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब बिल्कुल सेम है जैसे घड़ी में 8:01, 8:02, 8:03, ऐसे करते करते 8:60 होंगे। तो कैसे होंगे? क्रम से होंगे कि कूद कर होंगे? अपने को भले ही बहुत अच्छा लगता है कई बार कि यार ये पिक्चर देखनी है, ये सीरियल देखना है, वो अपन 8:30 पे आता है, बराबर। अभी 8 बजे, आधे घंटा क्यों टाइम वेस्ट करो, डायरेक्ट सीधा 8:30 बजा दो। बोलो वो सब हो सकता है क्या? तो बचपन में स्कूल में तो हुआ ही होगा ना कई बार कि 7 बजे जाते हैं, 12 बजे छुट्टी होती है, तो डायरेक्ट 8 ना बजे, 9 ना बजे, 10 ना बजे, 11 ना बजे, और सीधे क्या बज जाए, 12 बज जाए और घंटी बज जाए। बोलो है कितनी बार ऐसी प्रार्थना की होगी बचपन में, मासूमियत में, हे भगवान जल्दी 12 बजा दो, हे भगवान जल्दी 12 बजा दो। है बजे के कभी? क्यों? क्योंकि पर्यायों का एक क्रम होता है, वो क्रम के अनुसार ही पर्याय परिणमित होती हैं। ऐसे ही यहाँ पर ये कहना चाह रहा हूं कि हर चीज का एक क्रम है, और वो जो
ऑर्डर से हो रहा है वो ऑर्डर से ही होता है, और उसी को जो जहां जहां पे भी क्रम आ जाता है वो पर्याय कहलाती है, और जहां क्रम नहीं है, अक्रम है, वो स्वभाव है। बात समझ में आ रही? तो क्रम दिख रहा है सो पर्याय, और पर्याय सो में नहीं, और जहां क्रम नहीं है अथवा सारे क्रम जहां घटित होते हैं वो अक्रम स्वभावी परम स्वभावी चैतन्य तत्व, वो मैं हूं। ठीक है, बराबर। तो क्रमवर्ती ख्याल में आ गया ना, कि क्रमवर्ती मतलब जो क्रम से होती है। तो द्रव्य में द्रव्य क्रम से नहीं होता, अक्रम है। गुण क्रम से नहीं होते, अक्रम है। कौन क्रम से होता है इन ऑर्डर? बोले पर्याय क्रम से होती है। बराबर। तो पर्याय अब क्या क्या है उसको थोड़ा और विचारते हैं। यहाँ ये कहा जा रहा है कि पर्यायों के दो भेद होते हैं। दिख रहा है ना? कौन कौन से? एक होता है व्यंजन पर्याय, और एक होता है अर्थ पर्याय। ठीक है, बराबर। क्या बोला? कौन कौन सी पर्याय? व्यंजन पर्याय और अर्थ पर्याय। कितने लोगों को अर्थ और व्यंजन पर्याय की परिभाषा पता है? हम्म? अर्थ पर्याय किसे कहते हैं और व्यंजन पर्याय किसे कहते हैं? देखो, समझना कोई बड़ी बात नहीं है। हर एक द्रव्य है, और हर एक द्रव्य, हाँ बोलिए दिनेश भाई। પ્રદેશ તો ગુણના વિકારને વ્યંજન પર્યાય કહેવાય અને हाँ બાકીના એટલે બધા ગુણને હા, પ્રદેશત્વ જે ગુણનો વિકાર એટલે શું? આકાર. એનો આકાર બધા વિકાર આકારો એટલે હા કોઈ, હમ, હા હા, વેરી ગુડ. વિકાર એટલે અહીંયા શું સમજવાનું? પ્રદેશત્વ ગુણનું કાર્ય શું છે? બોલે પ્રદેશત્વ ગુણનું કાર્ય છે एक शेप, एक आकार द्रव्य નું હોવું। और जो हमने सामान्य गुण की चर्चा में भी चर्चा में लिया था कि आकार सबका होता ही है, आकार के बिना कोई द्रव्य नहीं होता। तो जो प्रदेशत्व गुण का आकार है वो व्यंजन पर्याय है। यानी इन शॉर्ट, जिसके माध्यम से द्रव्य को छोटा, बड़ा, गोल, लोकाकार प्रमाण, प्रदेश परमाणु के आकार का, स्वदेह प्रमाण, अनादि सर्वव्यापक, ऐसा कहा जाता है। मतलब जब हम द्रव्य के शेप्स की चर्चा करते हैं, जब हम द्रव्य के क्षेत्र की चर्चा, उसके आकृति की चर्चा करते हैं, तो व्यंजन पर्याय का विषय होता है। ठीक है, अब उन व्यंजन पर्यायों में भी ये तो केवल एक द्रव्य एक गुण की पर्याय हुई। कौन सी? प्रदेशत्व गुण की पर्याय। अभी तो लेकिन बहुत सारे गुण हैं, और सारे गुणों की अपनी अपनी पर्याय है। तो उन पर्यायों को क्या कहा जाता है? तो उन पर्यायों को अर्थ पर्याय कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि अ, जीव का ज्ञान, पुद्गल का क्या कहते हैं, मिठास है, मिठास बराबर, वो कौन से गुण की पर्याय है? कैरी की मिठास है, वो कौन से गुण की पर्याय है? बताओ। हैं? रस गुण की रसगुण। पर्याय है, रस गुण की पर्याय, वेरी गुड। उसका पीलापन, उसका कड़कपन, ये किस गुण की पर्याय है? पीलापन वर्ण वर्ण गुण की पर्याय, उसका कड़कपन स्पर्श गुण की पर्याय। तो मतलब एक तो हुआ उसका केरी के आकार, बराबर, और एक हुआ, और उसके अलावा बाकी उसके सारे गुण, उसके होने का, उसका बदलाव, उसका आकार, उसका रंग, उसका क्या कहते हैं रूप, उसकी अनेक अनेकों चीजें जो भी हैं, वो सब क्या है? वो भी पर्याय हैं। तो हमें अगर उन सारी पर्यायों को एक शब्द में कहना हो, तो हम उन सब पर्यायों को क्या कह देते हैं? अर्थ पर्याय कह देते हैं। यानी हमने पर्यायों का क्लासिफिकेशन दो प्रकार से किया। एक तो जो पर्याय के आकार को पकड़ता है, और एक वह जो आकार के सिवा और पर्यायों को पकड़ता है। बराबर।
ऐसा हम अनेकों जगह कर देते हैं ना। कैसे कि भाई बारात में जा रही है तो बोले बारात है, बारात है, बारात, बोले एक तो बारात हो गई और एक क्या हो गया, वर हो गया, जनैया हो गया, है ना, और एक वर राजा हो गए। तो वर राजा अलग हो गए, वर राजा के सिवा बाकी सब क्या हो गए, जनैया हो गए, बाराती हो गए। होता है कि नहीं होता? एक चीज को आपने पकड़ लिया, उसके हिसाब से दूसरा सब हो जाता है। तो ये एक प्रकार का, अब देखो, ये वर्गीकरण होता है ना, वर्गीकरण, ये वर्गीकरण एक्चुअल में वस्तु में एक प्रकार की टैगिंग है, मार्किंग है, वस्तु के अंदर घुसती नहीं है बात। जैसे कोई अपने नाम के आगे मैं ये नहीं लिखूंगा कि भाई जब मैं अभिषेक जैन बराती, ऐसा कोई नाम लिखूंगा क्या? अभिषेक जैन बरराजा नहीं लिखूंगा। वो एक क्लासिफिकेशन था, उसके हिसाब से व्यवहार हुआ, लेकिन वो मेरा गुणधर्म नहीं। हाँ, मैं मेरा परिचय लिखूंगा तो भाई मैं अभिषेक जैन हूँ, मैंने ये किया है, मैंने वो किया है, वो मेरे गुणधर्म। और ये क्या है, बराती होना और वर होना, ये उसका वर्गीकरण। पॉइंट समझ में आया? ख्याल में आया? दो चीजें हैं, एक प्रकार का क्या होता है, वर्गीकरण, और एक होता है परिणमन। तो हर एक गुण का जो उस समय का परिणमन है वो एक्चुअल पर्याय है, वो उसका गुणधर्म है। जैसे कोई मेरे से पूछे, सिंपल एग्जांपल के तौर पर, कि भैया मेरा वजन कितना है, बोले 670 किलो है, मेरी हाइट कितनी है, बोले 5 फीट 4 इंच है, मेरी उम्र कितनी है, बोले 36 ईयर्स है, मेरे बच्चे कितने हैं, ये क्या है, वो क्या है, तो ये सब क्या है, मेरी एक प्रकार की क्वालिटी, ये मेरे अंदर में होने वाली क्वालिटी है, सरल भाषा में, बराबर। लेकिन मैं साहब बारात में गया तो बाराती हो गया, घर में गया तो घराती हो गया, किसी के यहाँ गया तो गेस्ट हो गया, कोई मेरे घर में आया तो होस्ट हो गया। ये क्या हुआ? ये मेरी पर्याय नहीं है, लेकिन किसी चीज के कारण मेरा क्लासिफिकेशन है। बात समझ में आ रही? तो अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय एक्चुअल में द्रव्यगुण पर्याय वाली पर्याय नहीं है, ये पर्यायों का क्लासिफिकेशन है। यानी जो बंचेस ऑफ पर्याय थी, उन बंचेस ऑफ पर्याय को हमने 2 टाइप्स में डिवाइड कर दिया। एक टाइप उसका आकार हो गया और दूसरा टाइप उसका हो गया आकार के सिवा बाकी सारी पर्याय। तो जो आकार वाली पर्याय है, उन आकार वाली पर्यायों को हमने व्यंजन पर्याय में डाला और आकार के सिवा वाली पर्यायों को अर्थ पर्याय के अंदर डाला। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब यहाँ एक प्रश्न होता है कि ये सब गुणों में ये आकार को इतनी वैल्यू क्यों दी? ये आपको प्रश्न हुआ कभी? मैंने तो जब आकार मतलब शेप, स्ट्रक्चर, आप व्यंजन पर्याय ने किसको पकड़ा? आकार को, बराबर। हर द्रव्य का कोई ना कोई तो एक बार आपको कभी प्रश्न नहीं होता कि इतने सारे गुणों में ये आकार में ऐसा क्या खास था कि एक बाजू राम ने बीजी बाजू गाम, तो एक बाजू आकार और बीजी बाजू बधु। એટલે ये आकार को इतनी वजन देने वाली बात क्या है? कभी सोचा आपने? सोचने के लिए मौका दे दूं? चलो कल सोच के आओ, फिर बताना कि आखिर इस आकार को इतनी इंपॉर्टेंस देने की जरूरत क्या है। बराबर। हम तो हमेशा ही कहते हैं भैया आकार में क्या रखा है, सब पुद्गल की संरचना है, लंबा हो, छोटा हो, पतला हो, दुबला हो। हाँ हाँ, बोलिए दिनेश भाई। बोलो આકારથી જ बोलो। વસ્તુ દેખાય છે, ઓળખાય છે। हाँ, एक नजदीक का आंसर आपका आया, बहुत बढ़िया। क्योंकि देखना, हम यहाँ पे वस्तु को समझ रहे हैं, बराबर। तो मिठास तो दिखती नहीं है। अगर आपको कैरी देखना है तो सबसे पहले आप कैरी का निर्णय मिठास से करेंगे कि सुगंध से करेंगे कि कैरी जैसी दिखने वाली आकृति से करेंगे? सबसे पहले कि आपको क्या दिखता है। आप फ्रूट्स की दुकान पर गए, सबसे पहले आपने ये ऑरेंज है, कैरी है, चक्कर पता किया क्या? सुगंध से पता किया क्या? रंग एक आकार से पता किया। सबसे पहले आपने क्या किया कि कैरी का एक अलग आकार होता है, ऑरेंज का अलग होता है, मौसम्बी का अलग होता है। तो सबसे पहले जब आप कोई चीज को पकड़ते हैं तो किससे पकड़ते हैं? आकार। ये बात ख्याल में आ रही है ना? हर चीज की आपकी नजर में सबसे पहले क्या आती है? एक आकृति आती है। मैंने बोला साहब हितेन भाई, तो हितेन भाई का क्या देखा मुझे? कुछ नहीं दिखा। सबसे पहले दिमाग में क्या आया? एक आकार आया।
बात समझ में आ रही कि नहीं है? लैपटॉप, लैपटॉप में क्या दिखा मुझे? ना उसका मदरबोर्ड दिख रहा है, ना सीपीयू दिख रहा है, ना बटन। एक क्या दिख में आया सबसे पहले? आकृति। यानी जो प्रोसेस ऑफ नोइंग है, जानने की जो प्रक्रिया है, उसकी इनिशियल शुरुआत कहां से होती है? उसका प्रारंभ हमेशा आकार से होता है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? इसीलिए आचार्यों ने जैसे जीव के अनेक गुणों में सबसे पहले ज्ञान को प्रमुखता दी जाती है, लेकिन ज्ञान तो विशेष गुण है, तो मात्र जीव में ही होता है। लेकिन अगर सब द्रव्यों के गुणों और उनकी पर्यायों में देखा जाए तो किसको प्रमुखता दी गई है? आकार को। क्यों? क्योंकि जो हमारी जानने की प्रोसेस है वो मोस्टली किससे चालू होती है? आकार से ही चालू होती है। हमारे दिमाग में जो भी चित्र होते हैं, वो जो भी होता है वो सब एक्चुअल में है भी प्रोसेस। साइंस भी आज इस बात को मानता है। साइंस भी कहता है कि दिमाग को क्या याद रहता है? साइंस ही कहता है कि दिमाग पिक्चोरिकल मूवमेंट में काम करता है। उसके अंदर में जो स्टोरेज, जैसे कंप्यूटर में जो भी फाइल होती है वो एनालॉग फॉर्म में 0101 के रूप में सेव होती कि नहीं होती? वो आप प्रोग्राम के रूप में उसकी सेव होती है। डिजिटल फॉर्मेट बोलते हैं, डिजिटल है ना, क्या बोलते हैं उसको? तो वो उस रूप में सेव होती है। ऐसे आपके दिमाग में अगर कोई चीज सेव होती है तो किस रूप में सेव होती है? एक एक चित्र के रूप में सेव होती है। इसीलिए कभी भी आप किसी गांव के बारे में विचार करेंगे तो क्या दिमाग में आएगा? कुछ चित्र ख्याल में आएंगे। मैंने बोला माँ, बराबर, तो सबको जैसे ही माँ बोला तो मुझे आपकी माँ नहीं दिखी, आपको मेरी माँ नहीं दिखी, सबको अपनी अपनी माँ क्यों दिखी? बोलो। माँ शब्द के तो अनेक अर्थ होते हैं, लेकिन आप ध्यान रखो, माँ बोला तो चित्र दूसरा बन ही नहीं सकता, एक ही चित्र बनेगा। क्योंकि दिमाग ने माँ के नाम पर क्या सेव किया है? माँ मतलब माँ। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो ये चीज है। अब वो कैसा दिखा हमें? माँ की हमें एज नहीं दिखती, हमें अपनी बूढ़ी माँ नहीं दिखती, हमें जब माँ मतलब एक माँ दिखाई देती, मतलब और कोई चीज। तो ये एक प्रोसेस है, और हम यहाँ किसके हिसाब से समझ रहे हैं? हम जानने के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ रहे हैं। और जानने के पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम समझने जाते हैं तो सबसे पहले आकृति आती है। इसीलिए आचार्यों ने व्यंजन पर्याय को और एक एक तरफ जानने के लिए सबसे पहले तो दिमाग में आकृति को लेकर आओ, फिर आकृति के बाद में फिर जो भी बनेगा सो बाद में देखी जाएगी। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो वो आकृति जो बनी उसको यहाँ पर उन्होंने व्यंजन पर्याय के रूप में कह दिया। तो मैं क्या कह रहा हूँ, वो पॉइंट ख्याल में आया जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि दो बातें हैं। कौन कौन सी? कि ये जो अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय है, ये एक्चुअल में द्रव्य गुण पर्याय वाली पर्याय नहीं है। क्योंकि द्रव्य गुण पर्याय में जो पर्याय है वो एक्चुअल पर्याय, उसका वर्गीकरण नहीं है। वहां जब हम पर्याय कहते हैं द्रव्य गुण पर्याय में, तब हम ये कहते हैं कि जीव का ज्ञान गुण है और ज्ञान गुण की मति ज्ञान पर्याय। मति ज्ञान कोई वर्गीकरण नहीं है, मति ज्ञान उसकी अवस्था का नाम। लेकिन मति ज्ञान को अर्थ पर्याय कहना, ये उस मति ज्ञान का वर्गीकरण। पॉइंट समझना है? जैसे मैं हूं, लेकिन मुझे जैन कहना, बाकी को अजैन कहना, ये मैं नहीं हूं, मेरा वर्गीकरण है। और मैं उसके हिसाब से नहीं चलता। मैं अहिंदू हूं, बराबर, मैं अमुस्लिम हूं, बराबर, मैं असिख हूं, मैं अजय अबौद्ध हूं, ये सब मेरे आप वर्गीकरण है, सही बात है, लेकिन मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। आप 50 प्रकार से मेरा वर्गीकरण कर सकते हो। तो वो बात यहाँ पे थोड़ा समझने जैसी है कि एक तरफ है व्यंजन पर्याय और एक तरफ है अर्थ पर्याय। व्यंजन पर्याय मतलब आकृति, और दूसरे नंबर कहलाती अर्थ पर्याय मतलब उसके अलावा। ठीक है ना? अब वो यहाँ पे थोड़ा बताते हैं। प्रदेशत्व गुण का विकार वो व्यंजन पर्याय है। विकार मतलब हमने समझा कार्य। विकार मतलब क्या समझना? कार्य। कार्य मतलब जो भी उसका आकार बन रहा है, जो भी उसका शेप है, वो चाहे स्वभाव हो, चाहे विभाव हो, चाहे सिद्धों के जैसा आकार हो, चाहे निगुदियों के जैसा आकार हो, चाहे कैरी का आकार हो, चाहे गुठली का आकार हो, चाहे परमाणु का आकार हो, चाहे पेड़ का आकार हो, वो सारे आकारों को विकार कहा जाता है। बराबर। यहाँ इतना समझ लेना कि किसी माता बहन का अगर 150 किलो को आकृति को विकार कहा गया है
और 60 किलो की आकृति को स्वभाव कहते हैं, तो प्रदेशत्व गुण कहता है 60 किलो की आकृति भी विकार है और 160 किलो की आकृति भी विकार समझ में? हम लोगों ने क्या भेद किया, 160 किलो वाली कोई बहन हो या भाई हो तो कैसा लगे, अरे बाप 160 किलो मतलब टुन टुन, उसे तो हम भिखारी कह देंगे। और कोई 60 किलो वाली बहन हो है तो वो क्या, देखो उसे तो क्या शेप में है, अरे भाई हम शेप को ही विकार कह रहे हैं। पॉइंट समझ में? अब वो शेप चाहे क्या कहते हैं, टुनटुन का हो, चाहे भारती का हो, चाहे दिव्या भारती का हो समझ में आया? है वो भारती और दिव्या भारती समझ आए? दिव्या भारती पुराने टाइम की एक्ट्रेस थी और भारती तो जो अभी है ही नशेड़ी वो गोल गोल है, उसको हम बोलते हैं वो विकार है। और किसी दूसरी एक्ट्रेस हो, उसका शरीर का आकृति अच्छी, बोले उसका स्वभाव है। लेकिन भाई साहब वो भी विकार है, 60 किलो भी विकार है, 160 किलो भी विकार है। क्यों? क्योंकि वो भी क्या है, एक प्रकार की आकृति है। तो जो भी प्रदेशत्व गुण का कार्य है वो क्या कहलाता है, विकार। अब देखो अर्थ पर्याय क्या हुई, प्रदेशत्व गुण के सिवाय शेष सभी गुणों की जो विकार होता है उसे हम क्या कहते हैं, अर्थ पर्याय कहते हैं। प्रदेशत्व यानी ज्ञान की जानने रूप पर्याय अर्थ पर्याय है, अस्तित्व की होने रूप पर्याय अर्थ पर्याय है, सुगंध की सुगंध रूप पर्याय अर्थ पर्याय है, पुद्गल की क्या धर्म द्रव्य की गति हेतु रूप पर्याय अर्थ पर्याय है, आकाश की अवगाहन हेतु पर्याय अर्थ पर्याय है। मतलब जो भी पर्याय हैं, जिस गुण की भी हैं, उन सब गुणों की पर्यायों को हम अर्थ पर्याय कह सकते हैं। कह सकते, देखो समझना, हर एक अपनी अपनी पर्याय रूप परिणमित हो रहा है, लेकिन उन पर्यायों को हम क्या कह सकते हैं, अर्थ पर्याय कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? बोले हाँ कह सकते हैं। जैसे हर एक व्यक्ति अपने अपने धर्म अन्य जाति के रूप में परिणमित हो रहा है, लेकिन हम अन्य की जाति के हिसाब से उसे कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? कि मैं अक्षत्रिय हूं, ये कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? बोले कह सकते हैं, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ये चीज थोड़ी विचारनी है। ये एक मेरे हिसाब से आपको थोड़ा समझना चाहिए कि क्या कथन है और क्या स्वरूप है, हमने क्या वर्गीकरण है और क्या वस्तु स्थिति। ये बात ख्याल में आई? चलो जरा मुझे एक बार इसको कोई बोल दे तो संतोष हो जाएगा कि भाई ये बोला तो सब समझ में आया, नहीं तो क्या लगे सब ऊपर से गया। बोलो चलो, ये जो लाइन बोली ये मतलब समझ में आया? कौन बताएगा इसके अर्थ को, कि जो इतनी देर से मैं आपको बता रहा हूं क्या है? बोलो दीपेश भाई, हितेन भाई, जल्पा भाभी, समता बेन, खुशी बेन, प्रज्ञा बेन, कोई पण बोलो। ओह बधा रथी महारथी आपस में चर्चा કરીને म्यूट करશે હવે હે હા કોઈ પણ પણ એ બહુ સરસ વાત કહેતા હતા, કોઈ કેમ કે કોઈ પણ વસ્તુ हाँ बोलो समतारण શું કહેતા હતા? जो બધા ये जो दो पर्याय के लिए व्यंजन पर्याय और अर्थ पर्याय, ये पर्याय का वर्गीकरण है। हाँ हाँ, ये एक्चुअल पर्याय नहीं है। जो एक्चुअल पर्याय होती है वो मतलब वर्गीकरण से क्या है, वर्गीकरण से क्या मतलब लेना? वर्गीकरण से क्या मतलब लेना? गुणधर्म, वस्तु का गुणधर्म, वस्तु का गुणधर्म, वस्तु का गुणधर्म तो व्यवस्था में है, वो एक्चुअल पर्याय में जाएगी। धर्म तो एक गुण तो बस कोई પણ વસ્તુ का વર્ગીકરણ, જો હું શું કહું, વર્ગીકરણ એટલે એક પ્રકારના એનો એને કહેવાના તરીકા, બરાબર, એને કહેવાના તરીકા કે ભાઈ કે આવી રીતે પણ એને જાણી શકો છો। પર્યાયોને આમ તો જુદી જુદી પર્યાય પણ કંઈક તો કરવું પડે ને આપણે, તો ચલો આપણે બધા પર્યાયોને બે ભાગોમાં ડિવાઈડ કરીએ। કઈ? બોલે એક પર્યાય જે આકૃતિ સંબંધી છે, તો જે દ્રવ્યની આકૃતિ છે એ બધાની આકૃતિને શું કહેવું? વ્યંજન પર્યાય। અને આકૃતિ સિવાયના દ્રવ્યની જેટલી પણ અવસ્થાઓ છે એ બધી પર્યાયનું શું કહેવું?
अर्थ पर्याय अर्थ पर्याय। तो अर्थ पर्याय एक्चुअल पर्याय નથી। अर्थ पर જેમ તમને ज्ञान गुण में कीधु भाई मति ज्ञान अर्थ पर्याय है, तो मति ज्ञान से आप पूछो कि तुम ये अर्थ पर्याय हो गया, तो मति ज्ञान है ना, क्या बात करते हो, मैं तो मेरे ज्ञान जीव के ज्ञान गुण का वंशज हूँ। अर्थ पर्याय कौन है, मैं नहीं जानता। मति मति ज्ञान अपने आप को अर्थ पर्याय कहेगा क्या? हाँ, लेकिन आप मति ज्ञान को अर्थ पर्याय कह सकते हो। पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? गंध, गंध से आपने पूछा, फूल की गंध थी, गुलाब के फूल की गंध, बोले अरे भाई तुम्हारी गंध रूप अर्थ पर्याय तो बहुत अच्छी है, तो गुलाब गुस्से में आ जाएगा। बोले बड़े नालायक आदमी हो यार तुम, मैं तो पुद्गल नाम के द्रव्य की गुलाब नाम का अवस्था और उसके गंध नाम के गुण की पर्याय हूं, ये तुम किसे अर्थ पर्याय तो पर्याय कह रहे हो? लेकिन हमें तो विभाजन करना है ना, हमने तो पूरी दुनिया को जैन अजैन में बांट दिया, हमने पूरी दुनिया को हिंदू अहिंदू में बांट दिया, धर्मी और अधर्मी में बांट दिया। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो ये वर्गीकरण है। अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय पर्याय नहीं है, बराबर, ये पर्यायों का वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन है, जिसके माध्यम से हम अलग अलग पर्यायों को जान सकते हैं। बात समझ में आ रही कि यार, ये मुद्दा समझना थोड़ा। देखो ये बात ख्याल में आएगी तो फिर आगे की बात और समझ में आएगी। देखो आगे अपन पढ़ते हैं। सभी गुणों का विकार आ गया ना, तो बोले हाँ किसी कोई बात नहीं। अब देखो व्यंजन पर्याय के भी दो भेद किए, एक तो स्वभाव व्यंजन पर्याय और एक विभाव व्यंजन पर्याय, बराबर। अब स्वभाव व्यंजन पर्याय किसे कहते हैं? तो बिना किसी निमित्त के पदार्थ का आकार, जैसे कि हमने व्यंजन पर्याय में ये बात समझी थी कि आकार बड़ी जरूरी चीज है, क्योंकि जो प्रोसेस होती है जानने की, वो सबसे पहले कहां से चालू होती? आकार से। हम किसी को भी याद करते हैं, कोई भी चीज याद करते हैं, तो सबसे पहले किससे याद करते हैं? आकृति से। और दिमाग भी सबसे पहले आकृति को ही याद करता है। इसीलिए जैसे ही हम कहीं पे भी प्लस देखते हैं तो हमें जोड़ याद आ जाता है, बराबर। अस्पताल हर एक जगह आकृति तो बनी हुई रहती है। आपके जो अक्षर है वो भी तो क्या है, ये मतलब ये होता है जो ये क्या है कि आपके दिमाग में शुरू से छाप दिया है। क्या छापा है आपके दिमाग में कि कहीं पे भी कोई ऐसी आकृति दिखाई दे तो उसे क्या समझ लेना? ए। उस वही आकृति को हिंदी में छाप दिया, ए सुनाई दे तो क्या समझना? आ। तो आपने क्या कर लिया, आज साउंड को ए से, आ से, अलिफ से आपने उसको कैच कर लिया। तो आ को भी आपने किससे पकड़ा? आ है अर्थ पर्याय, ध्वनि है, लेकिन वो भी आपने किससे पकड़ी? बताओ, आकृति से पकड़ी ना। आपको उसके बिना याद नहीं होता। पॉइंट समझना है? जितने भी साउंड्स हैं, हमने उस साउंड्स के लिए एक साइन दे दिया, ये सारे साउंड अर्थ पर्याय, लेकिन वो हमें ऐसे साउंड समझ में नहीं आते। हमने आ के लिए अलग साउंड दे दिया, साइन दे दिया, ऐसे बनता है। उर्दू में उसको अलग बनाते हैं, हिंदी में ऐसे बनाते हैं, गुजराती में ऐसे बनाते हैं। ये हमने क्या दिया? उसके लिपि क्या है? चिन्ह है। उस चिन्ह के माध्यम से उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं। अच्छे के साइन दे दिए, खतरा, जैसे ही आपको खतरा देखना होता है, कोई हड्डी सी दे देती है, ऐसे ऐसे करके हो जाता है। अब आपने क्या देखा? वो आकृति, जैसे ही देखा कुछ कहने की जरूरत नहीं, आप अपने आप वहां से हट जाते। क्यों? आपको पता चल गया आकृति, बराबर। तो ये बड़ा मनोवैज्ञानिक वर्णन है, आकृति को मुख्यता देना ये बहुत। और आप देखेंगे, मैं तो इसके भी बहुत विस्तार में नहीं जा रहा हूं, गणित का पूरा व्यवहार, भाषा का पूरा व्यवहार, जीवन के पूरे व्यवहार किस पर चल रहे हैं? आपके साइन पर, चिन्ह पर। इसीलिए आचार्यों ने व्यंजन पर्याय की मुख्यता में आकृति को दिया है ना। अब वो आकृति दो प्रकार से होती है, एक तो स्वभाव की और एक विभाव की। स्वभाव मतलब जो आकृति बाय डिफॉल्ट होती है, जिसमें किसी के सहयोग की जरूरत नहीं है, वो स्वभाव। और जिसमें किसी के सहयोग की जरूरत होती है, वो विभाव। एग्जाम्पल के तौर पे क्या दे रहे हैं, जिसे यहाँ परिभाषा देखो, बिना किसी निमित्त के पदार्थ का आकार, पदार्थ का जो आकार विदाउट एनी हेल्प होता है, वो क्या कहलाता है? स्वभाव। अच्छा, इसको देखे बिना कितने लोग मुझे बता सकते हैं कि जीव का स्वाभाविक आकार कौन सा है?
स्वाभाविक आकार। स्वाभाविक आकार देवता। कहो छे जीव का स्वाभाविक आकार कौन सा है? सिद्ध क्यों है स्वाभाविक भगवान आकार? सिद्ध भगवान। क्यों है स्वाभाविक आकार? न्यून पुरुषाकार। न्यून पुरुषाकार। ये तो उसका शेप है, न्यून पुरुषाकार तो शेप है। मेरा प्रश्न ये है कि वो न्यून पुरुषाकार को स्वभाव क्यों बोला? क्योंकि वो उसके बाद बदलेगा नहीं। एक तो एक अच्छा उत्तर आया कि बदलेगा नहीं, पर का निमित्त नहीं। वेरी गुड। देखो समझना, ये मुद्दा समझना है। हमारा भी न्यून पुरुषाकार है, आपको पता है। हमारी आकृति भी कौन सी है? आत्मा की आकृति तो किंचित न्यून पुरुषाकारी है, चाहे सिद्ध की हो, चाहे हमारी हो, चाहे चींटी की हो, चाहे हाथी की हो, सबकी आत्मा का आकार कैसा है? किंचित न्यून पुरुषाकार। तो फिर उसे स्वभाव क्यों नहीं कहा गया? कारण वो क्यों है? क्योंकि जैसा हमारा शरीर हमारे आत्मा के प्रदेश में से डाइवर्ट हो गए। हम अगर 1 महीने के थे तो हमारे आत्मा के प्रदेश इतने से थे, अब हम 50 साल के हो गए तो इतने हो गए, और फैलते ही जा रहे हैं हमारे आत्मा के प्रदेश हमारे शरीर के साथ में, कंट्रोल में ही नहीं आ रहे। समझ आया? क्यों? तो ये जो फैलाव हो रहा है, ये संकोच हो रहा है, ये संकोच और विस्तार ये जीव के बाय डिफॉल्ट नहीं हो रहा, स्वभाव से नहीं हो रहा, ये शरीर के संयोग के कारण हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आज की यहाँ पे कोई छरहरी काया वाला कोई व्यक्ति हो, 6 पैक एब वाला हो, हाथी की पर्याय में चला जाए तो क्या होगा? है बोलो, वो सारे आत्मा के प्रदेश फैल गए। हाथी भाई तो जाड़ा छे, है लागे मोटा पाड़ा छे। हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? क्यों? उसमें क्या बोले, उस शरीर के बेस ऊपर। लेकिन सिद्ध का स्वभाव क्यों है? कारण कि ना तो उनको कर्म है, ना द्रव्य कर्म है, ना नो कर्म है, तो ना कर्मों ने उनको आकार बनाया कि नहीं तुम्हें 500 धनुष का रहना है, ना शरीर ने आकार बना। बोले नहीं नहीं, है तो शरीर के जैसा ही ना, शरीर के जैसा है, लेकिन शरीर ने नहीं बनाया क्योंकि शरीर तो खत्म हो गया ना। पॉइंट समझना है? शरीर तो क्या हो गया? खत्म हो गया। तो शरीर ने आकार बनाया होता तो खत्म हो जाए, कि अरे वो तो सहज आत्मा जिस समय शरीर छूटना होता है तो आत्मा के प्रदेश उस स्वभाव में निकलते हैं। तो 500 धनुष के आकार वाला होता है तो 500 धनुष में विराजमान हो जाते हैं, 3.5 हाथ वाला होता है तो 3.5 हाथ में विराजमान हो जाते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं है। यानी वो जो सिद्ध भगवान का शरीर का आकार है, आत्मा का आकार है, वो अंतिम शरीर के कारण नहीं है, समझ लेना। अंतिम शरीर से किंचित न्यून है। देखो 2 बातें बोल रहा हूं। उनका जो आकार, दाखला तरीके अनंत आदिनाथ भगवान का 500 धनुष का आकार और महावीर भगवान के 3.5 हाथ का आकार आज है कि नहीं है सिद्ध भगवान का? बोले है। तो किसके कारण है? किसके कारण है? अब कई लोग उतावलपने में उत्तर दे देंगे उनका 500 धनुष का शरीर था, इसके कारण उनकी आत्मा 500 धनुष में है। उनका 3.5 हाथ का शरीर था, इसीलिए उनकी 3.5 हाथ। बोले नहीं, गलत बात। अगर उनका आकार पुराने शरीर के आकार के कारण माने तो विवाह हो जाए, क्योंकि जिसकी आकृति में पर की अपेक्षा हो जाती है वो विवाह है, और सिद्ध भगवान के आकार को हमने विवाह नहीं का स्वभाव है। तो फिर कोई प्रश्न कर सकता है तो फिर ऐसा क्यों होता है कि अंतिम शरीर से कुछ कम होता है? बोले वस्तु का स्वरूप ऐसा है, जैसे ही आत्मा के प्रदेश बाहर निकलते हैं तो जिस आकृति में निकलते हैं, शरीर जिस आकृति में था उस रूप में निकल जाते हैं। शरीर के कारण ऐसे प्रदेश हुए हो ऐसा नहीं है, लेकिन जब उनके आत्मा के प्रदेशों की स्वाभाविक पर्याय व्यक्त होनी होती है तब सहज ही वो उस रूप में होते हैं, और जिस रूप में होते हैं उसी रूप में अनंत काल तक रहते हैं। इसके कारण हम उन्हें स्वभाव पर्याय कहते हैं। गॉट इट? समझ में है? कर्म के कारण मानोगे तो विभाव, नो कर्म यानी शरीर के कारण मानोगे तो विभाव। आजकल एक नया जेनेटिक साइंस लेकर आ गए हैं, पिताजी की हाइट अगर 6 फीट है तो बेटा कितना होगा? है 6 फीट का, तो मतलब पिताजी के कारण बेटा 6 फीट का हो रहा है।
है। हम मुझको बहुत सारे कई लोग बोलते हैं कि आप दोनों छोटे छोटे हो, थोड़ा बच्चों का ध्यान रखना। वो छोटे ना रह जाए, वो बड़े हो जाए। ख्याल में है कि नहीं? अरे भैया, हमारे कारण से, जब हम कह रहे कर्म के कारण आकार नहीं हो रहा, समझ में आया? नो कर्म के कारण आकार नहीं हो रहा, तो बाप माता के कारण कहां से होगा? है? बोले नहीं नहीं, देखा तो ऐसे ही जाता है कि 6 फीट वालों के बच्चे 6 फीट के होते हैं, 5 फीट वालों के बच्चे 5 फीट के होते हैं। देखो, एक तो इस निर्दोष नियम नहीं है, दूसरा इसको ऐसे समझ लो ना कि जिनको 6 फीट का होना होता है 6 फीट वालों के जन्म ले जाते हैं, जिनको 5 फीट का होना होता है 5 फीट, ऐसा भी तो समझ सकते हो। अब कई बार तो बड़ी कंफ्यूजन है। माँ पिताजी में एक होता है 6 फीट का, एक माता होती है, पिताजी 6 फीट के हैं बेटा, अब माता जी 5 फीट की है। तो माँ बार बार कहती, रंग मेरा ले ले, हाइट पापा की ले ले, नाक मेरी ले ले, आंख पापा की ले ले। अरे भाई, तू कहाँ लेने देने में पड़ा हुआ है? और तेरी इच्छा से कोई डिजाइनिंग का कोई होता है क्या? है, मेरे बाल ले लो, इसकी नाक ले लो, मामा की हाइट ले लो, ना नानी का रंग ले लो, ना दादा का वजन ले लो। ए भाई, हर एक आत्मा अपनी अपनी योग्यता से अपनी अपने आकार को ग्रहण करता है। आत्मा तो ग्रहण करता है, शरीर भी अपनी योग्यता से ग्रहण करता है। ये जितने भी हम पर सापेक्ष कथन करते हैं, ये वास्तव में वस्तु व्यवस्था ऐसी है नहीं। एक तो हम उस चीज के बारे में डिजाइनिंग करने का सोचते हैं जिसको आज तक कोई भी डिजाइन नहीं कर पाया। कर पाया है कोई डिजाइन? शरीर को आज किसी, आपका जो आकृति आपने डिजाइन की है क्या? है? फिर भी अहंकार दीप का लगा रहता है, कल्पनाएं चलती रहती हैं। है? बोलो बेचारे, पेट में बच्चा आया, नारियल खा लो। सिर्फ हमारे यहाँ कहते हैं, पता नहीं, मिश्री और नारियल खा लो। क्यों आपके यहाँ कहते हैं? क्यों मिश्री और नारियल खाते हैं? गोरे तो बच्चा कैसा होता है? अच्छा, गोरा। अब माता पिता भले ही काक भूसुंडी जैसे हो, लेकिन बच्चा तो गोरे ही चाहिए। तो नारियल खिला रहे हो उसको, आप मिश्री खिला रहे हैं। कैसी कैसी मान्यताएं हैं? ये वस्तु व्यवस्था कहाँ लोगों को याद रहती है? हर जगह अपना आग्रह लगाना। जब जब भी आप आग्रह को आगे करते हो, तब तक आप वस्तु व्यवस्था को पीछे करते हो। और जब जब भी आप वस्तु व्यवस्था को पीछे करते हो, आप अपने सम्यक को पीछे करते हो, मिथ्यात्व को आगे कर रहे हो। अब मिथ्यात्व को आगे करके सुखी होगा कि दुखी होगा जी, बताओ? लेकिन नहीं, वो हम अपने विकल्पों को हम विराम नहीं दे पाते। हमें विकल्पों को काम देना है, और वो काम देना है और दुखी होना है, काम देना है। अब इतने विकल्प करते हैं कि बेटे के लिए ऐसा करे, तो भी वैसा होता नहीं। हमने तो इतने बॉर्नवीटा पिला दिए भैया, लेकिन हम लंबा नहीं हुआ, तो हम क्या करें? इतने हॉर्लिक्स पिला दिए, इतना ये कर दिया, इतना वो कर दिया, किसने बोला था पिलाओ खिलाओ? है? तो एक तो स्वीकार नहीं था। अब उसके बाद में फिर वस्तु व्यवस्था की बात आई तो स्वीकार नहीं, तो विकल्प आए तो ठीक है, विकल्प अनुसार कार्य कर लो, लेकिन करता मत समझो उसको। वो इसीलिए कि तुम मानोगे नहीं, अभी तत्व का गहरा निर्णय नहीं है ना, इसलिए मानोगे नहीं। तो ठीक है, विकल्प अनुसार, विकल्प भी अपनी योग्यता से हो रहा है, कार्य भी अपनी योग्यता से हो रहा है, सो होने दो। लेकिन ये मत लाओ कि मैंने विकल्प किया तो ऐसा हो जाए। देखो, विकल्प तो जब तक आपका संसार अवस्था है, अल्प की दशा है, क्या कहते हो, तब तक विकल्प तो आते रहे। विकल्प से कोई प्रॉब्लम नहीं है, विकल्प के होने से प्रॉब्लम नहीं है, विकल्प को कर्ता मानने से प्रॉब्लम। क्या बोला? विकल्प भूमिका अनुसार होते हैं, हाँ, लेकिन अगर आप उसको कर्ता मान रहे हो तो मिथ्यात्व के बिना विकल्पों में कर्तापना आता नहीं है। तो विकल्प होना बहुत बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन विकल्प हुए तो ऐसा ही होना चाहिए, ये सबसे बड़ी समस्या है। बराबर? तो हम ये नहीं कहते, कोई भी अपेक्षा